यह बात 1962 की है, जब रतन टाटा जी अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए थे। इसी बीच में एक अंग्रेज लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है। हालाँकि जो अंग्रेज लड़की होती है उन्हें भी उतना ही प्यार करती है और वह दोनों एक दिन यह फैसला लेते हैं कि शादी कर लेते हैं। शादी के बहुत नज़दीक तक पहुँच चुके थे, लेकिन इसी बीच रतन टाटा जी के घर से एक संदेश आता है कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तुम्हें घर वापस चले आना चाहिए। जैसे यह खबर टाटा जी को मिलती है तो तुरंत इंडिया वापस चले आते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले लड़की को इंडिया भेजने से कतराने लगते हैं, मना कर देते हैं और वजह बन जाती हैं। उस बीच भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। कुछ दिनों बाद एक खबर आती है कि उस लड़की के माता-पिता उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से कर देते हैं। जब यह खबर रतन टाटा जी को पता चलती है तो उन्हें इस बात का काफ़ी दुःख होता है, काफ़ी मायूस हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई फैसले लिए, उस फैसले पर अपने अड़िग रहे। ऐसा बताया जाता है कि रतन टाटा ने फिर शादी ना करने का फैसला कर लिया था। 9 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई के एक हॉस्पिटल के अंदर से एक खबर पूरे दुनिया में फैल जाती है कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही खबर आम लोगों तक पहुँचती है, लोग पता पाते हैं तो लोगों की आँखों में आँसू आने लगते हैं, लोगों की आँखें नम होने लगती है, चाहे वो रतन टाटा के डायरेक्ट जानने वाले हों या उनके ना जानने वाले हों। लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह कौन व्यक्ति था, उससे लोगों का कैसा अटैच था, कैसा व्यवहार था, जिसको लोग जाने के बाद लाखों करोड़ों लोग दुःख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं और उसे अपने आप को एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जो लोग उसे इतना प्यार करते हैं, आखिर वह शख्स का कैसा व्यवहार रहा लोगों के प्रति, आइए जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दोस्तों, भारत के बहुत बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी की। चाहे नमक हो, पानी हो, चाय, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी, ट्रक या बस, कार, हवाई जहाज़ का सफ़र हो, ऐसी लगभग 150 से ज़्यादा बड़ी कंपनी जहां हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से पाला ज़रूर पड़ता हुआ है। यह कंपनी टाटा जो नाम है, यह पूरी दुनिया में एक ब्रांड है। इसका एक ब्रांड पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया के लोग उसे ऐसी बात करते हैं जैसे कि उनकी खुद की कंपनी हो, उनका खुद का कारोबार, उस कंपनी के वो खुद ही मालिक हों। दरअसल आज की जो कहानी शुरू होती है, अब से लगभग 200 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। बात कर रहा हूँ 1822 की। गुजरात प्रदेश का एक गांव लगता है नवासारी और वहाँ एक पारसी परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया, जिस लड़के का नाम रखा जाता है नसरवान जी टाटा। दरअसल जब लड़का 20 साल का होता है तो उसी बीच उसकी शादी हो चुकी होती है, उसको एक बेटा भी होता है। तभी वह लड़के ने फैसला लिया कि यह गांव में रहकर लोगों की तरह से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, वह बड़े शहर में जाकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वह अपने बेटे और पत्नी के साथ महाराष्ट्र के मुंबई की तरफ रुख कर देते हैं। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद वो अपना एक बिज़नेस शुरू कर देते हैं, जैसे धंधा शुरू करते हैं, उनका व्यापार शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह धंधा, वह व्यापार उनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे नसरवान जी टाटा का नाम बड़ा होने लगता है। इस बीच कुछ युद्ध भी होते हैं और इसी बीच उनके जो कपड़े कॉटन की जो व्यापार था, कुछ ज़्यादा बढ़ने लगती है। कुल मिलाकर इनकी कंपनी लगातार आगे बढ़ रही थी। इनका बेटा भी धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है। बेटे का नाम रखा जाता है जमशेद जी टाटा। दोस्तों, जमशेद जी टाटा जब 20 साल के हो गए थे तो उन्हें ज़िम्मेदारी दी जाती है कि अब तुम बाहर जाओ और दुनिया देख कर आओ, दुनिया सीख कर आओ, कुछ बड़ा करना है। जैसा जोश उनके पिता नसरवान जी ने उनको दिया था, उससे ज़्यादा कहीं जोश उनके बेटे जमशेद जी टाटा में था। वो पहले अपना सफ़र हांगकांग करते हैं, हांगकांग के बाद लंदन जाते हैं। लंदन जाने के बाद इंडिया के तमाम जो बड़े-बड़े शहर होते हैं, जहाँ उद्योग लगे होते हैं, उस हिस्सों में जाते हैं। वहाँ जाकर अपनी कंपनियाँ खोलना शुरू कर देते हैं। कॉटन के व्यापार से कहानी शुरू होती है, उसके बाद फिर स्टील के व्यापार में चले जाते हैं। धीरे-धीरे करके ये तमाम ऐसी कंपनियाँ होती हैं, जिस कंपनी का नाम
पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैल जाता है। दोस्तों आगे वक्त बढ़ रहा था, इनका नाम भी बड़ा हो रहा था, इनकी गिनती अब बड़े सेठों में होने लगी थी, दूर दूर तक लोग जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। जमशेदजी टाटा एक बार 1889 की बात है, जब महाराष्ट्र प्रदेश के बॉम्बे शहर में एक इलाका लगता है काला घोड़ा, वहां जाकर एक होटल में अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए जाते हैं, घुमाने के लिए जाते हैं। तो वहां पर उस होटल का नाम होता है ओटटन्स। ओस्टन्स होटल में अपने बच्चों के साथ जैसे ही जाते हैं, लेकिन वहां का जो दरमियान होता है, गेटकीपर होता है, उनको होटल में जाने से रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पर भारत के लोगों को आने की एंट्री नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यूरोपियों को आने की जरूरत है और यूरोपी के लिए ही एंट्री है, यहाँ पर कुछ रूल हैं, कुछ रेगुलेटर है। दोस्तों टाटा जी उसको बताने का प्रयास करते हैं कि मैं बहुत बड़ी कंपनी का हनर हूँ, लेकिन वह उनकी एक बात नहीं सुनता। टाटा जी को यह बात बहुत बुरी लगी, उनके दिल पर चोट कर गई और उन्होंने एक प्रण किया कि मैं भारत के अंतर्गत एक ऐसा होटल बनाऊंगा जहां पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग आएं और अपने अनुसार जाएं, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी, उसकी जो फीस है, वहां पर कोई किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है, आके अपना खाना खा के अपने परिवार के साथ एंजॉय करके जा सकते हैं। जब लोगों की यह बात लोगों ने उनकी सुनी, तो लोग मजाक उड़ाने लगे कि आखिर स्टील कंपनी का मालिक, जो कपड़े का व्यापारी है, वह होटल बनाने जा रहा है, जबकि होटल के बारे में उसको कुछ भी ज्ञात नहीं। दोस्तों धीरे धीरे वह अपने काम पर लग जाते हैं और रात दिन मेहनत करने के बाद 10 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। मुंबई का ही एक समुद्र के किनारे, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के सामने एक होटल बनाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है द ताज महल होटल। दोस्तों एक ऐसा होटल जो लोगों करोड़ों लाखों करोड़ों लोग वहां पर घूमने जाते हैं, अपने सेल्फी लेते हैं, वहां पिक्चर बनाते हैं और वीडियो बनाते हैं, एक ऐसा होटल का निर्माण टाटा जी ने किया। वक्त आगे बढ़ रहा था, जमशेदजी टाटा का नाम भी लगातार बड़ा हो रहा था। उन्होंने अपने पिता की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और तब उन्होंने अपने बेटे बेटे रतन टाटा जी को समझाना शुरू किया कि बेटा अब तुमको इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना है और भारत देश को आगे बढ़ाना है। जब रतन टाटा जी इतनी बात सुनते हैं तो अपने पिता जमशेद जी की तरह उनसे 2 गुना जोश के साथ फील्ड में उतर जाते हैं और लगातार एक के बाद एक नमूना पेश करते हैं और वह नमूना लोगों को काफ़ी भाने लगता है। टाटा जी ने आगे बढ़ना शुरू किया और लगातार एक के बाद एक इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, इतने सारे प्रयास किए कि उनकी जो ख्याति है पूरे विश्व में बढ़ने लगी और भारत का नाम धीरे-धीरे रोशन होने लगा। दोस्तों यहाँ तक भी कहा जाने लगा कि भारत के 3 से 4 प्रदेश के लोग जितने सरकार जितना टैक्स नहीं दे पाते, उससे ज़्यादा जो रतन जी टाटा हैं उनका टैक्स भारत सरकार को जाता है। दोस्तों इसी बीच पद्मभूषण और पद विभूषण सम्मान से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया और एक के बाद 43 अवार्ड से उनको नवाजा गया, चाहे वो असम की सरकार हो, चाहे विदेश की सरकार हो, चाहे कोई अर्थव्यवस्था की सरकार हो, उनको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 43 अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों चाहे वो कोविड-19 का मामला हो, चाहे आतंकवादियों के द्वारा ढाया गया कहर हो, चाहे हमारे सेना में शहीद होने वाले वीर सपूतों की गाथा हो, रतन जी टाटा हमेशा उन रहते थे और खड़े रहते हैं। दोस्तों जैसे यह खबर लोगों तक पहुंचती है तो लोगों की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि रतन टाटा जो थे आम जनमानस की तरह अपना जीवन जीते थे। एक बार वो अपने गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तब वह अपने ड्राइवर के साथ उतरे और जाने लगे। थोड़ी दूर पर एक चाय की दुकान थी, वहीं पर जाकर बैठकर चाय पीने लगे। जब देखे कि उनका ड्राइवर काफ़ी परेशान है, तो जो टाटा जी थे, रतन टाटा जी, जाके अपने ड्राइवर के साथ मिल करके गाड़ी का टायर बदलवाने लगे। इसी बीच जो उनके शैडो थे सब आके खड़े हो गए कि सर आप क्या कर रहे हैं? तो उसी समय वो बोले कि अगर हम और ड्राइवर साहब दोनों मिलकर काम करेंगे तो यह काम जल्दी हो सकता है। इतनी बात सुन कर के उनके जो ड्राइवर होते हैं और उनके जो शैडो होते हैं, सब सन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हजारों लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों में खेल रहा है, वह आम जनमानस की जिंदगी जी रहा है और लोगों को एक सम्मान की दृष्टि से देख रहा है और उन्हें सम्मान दे रहा है। दोस्तों रतन टाटा जी भारत के ऐसे कोहिनूर हीरा थे जिन्हें भारत ने खो दिया है। अब यह हीरा
भारत को दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो हमारे देश में महापुरुष पैदा हुए हैं, उन महापुरुषों भारत सरकार को, भारत देश को किसी भी समय जब भी भारत देश मुसीबतों में पड़ा तो अपने फंड से जितना भारत सरकार नहीं दे पाई, उससे ज़्यादा कहीं योगदान रतन जी टाटा ने दिया। इनकी क्षति अपूरणीय है, इनकी क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हम रतन टाटा जी को अपनी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान वासियों की तरफ से, करोड़ों लाखों मजदूरों की तरफ से सत सत प्रणाम करते हैं। ईश्वर से कहते हैं कि आप ऐसे महापुरुष को अपने चरणों में स्थान दें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।